आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा और आपके लिए ले आई हूं एक रोमांटिक स्टोरी। इस समय रिशु की किंडरगार्टन क्लास खत्म होने वाली थी। पहले वो रिशु को खिलाने ले जाने वाली थी। हालांकि वो इतनी परेशान दिख रही थी कि उस हालत में वो रिशु को स्कूल लेने नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए उसने जल्दी से घर जाने के लिए एक कैब ली और साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इसीलिए जिस समय वो किंडरगार्टन पहुंची तब तक रिशु, जो अपने हाथ में स्कूल बैग लेकर बैठा था, उसके अलावा सभी बच्चे पहले ही घर जा चुके थे। दूर से ही उसने अपने बच्चे रिशु को देख लिया था। वो अपना सर झुकाकर किसी चीज को कस के पकड़कर बैठा था। वो उस चीज को ध्यान से देख रहा था। यशिका ने अपने दिल में उस दर्द को छिपा लिया और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए वो रिशु की तरफ बढ़ गई। रिशु ने अपना सर उठाया। ये देखकर कि उसकी मम्मी आ गई थी, उसका चेहरा चमकने लगा और वो खिलखिलाकर अपनी सीट पर से उठा और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ा और उसके गले लग गया। वो उसके सामने भोला बनने का नाटक कर रहा था। उसने कहा, मम्मी रिशु को गले लगा लो, और फिर रिशु जल्दी से उसकी बाहों में चला गया। रिशु ने कहा, आप अभी क्यों आई? रिशु आपका बहुत देर से वेट कर रहा था। सॉरी, आज मम्मी की कंपनी में कुछ हो गया था, इसीलिए लेट हो गई। यशिका यशिका ठीक है। रिशु ने मम्मी को माफ कर दिया। वो ऊपर देखने लगा। उसकी छोटी छोटी आंखों में सूरज की रोशनी जा रही थी। जो धीरे से हंसा, फिर उसने अपने होठ बंद कर लिए। उसने अपना हाथ टमी पर रखा और उसने कहा, रिशु को बहुत भूख लगी है। मम्मी ने रिशु से प्रॉमिस किया था कि वो उसे मोमोज खिलाने लेकर जाएगी। हम कब जाएंगे? ये सुनकर यशिका के हाव भाव बदल गए। वो थोड़े कंफ्यूजन में थी। उसके बैंक में जमा किए गए सारे पैसे किरण के कर्ज चुकाने में चले गए थे। जब उसे आज जॉब से निकाल दिया गया, उसके मैनेजर ने उसे उस मंथ की सैलरी और थोड़े से पैसे दिए, पर वो सब उसके अकाउंट में दूसरे दिन ट्रांसफर होने वाले थे। अभी उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। मोमोज रिशु के फेवरेट थे और वो काफी महंगे थे, इसीलिए वो उसे केवल कुछ स्पेशल दिन और बोनस मिलने पर ही खिलाने ले जाने वाली थी। यशिका को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसने रिशु को देखा और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आज हम घर पर ही खाना खाएंगे, ठीक है? उसने अपने हाथ में रखे पेपर के टुकड़े को मोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने ही वाले थे। यशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रिशु के आंसू पोंछते हुए कहा, रिशु प्लीज रो मत, मम्मी अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। रिशु वापस जाने के लिए मुड़ा। आखिर में उसने अपनी जॉब चले जाने की बात रिशु को बता दी। वो रिशु से कोई भी सच नहीं छिपाना चाहती थी। उसने कहा, सॉरी रिशु, आज मम्मी की जॉब चली गई है। ये सुनकर रिशु हैरान रह गया और अपनी फटी आंखों से उसे ही देखने लगा। क्या मम्मी ने कुछ गलत किया? रिशु ने उससे पूछा। यशिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मम्मी कल जाकर कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेगी। तुम्हारी मम्मी इतनी परफेक्ट है कि उन्हें और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। तब से मॉम रोज तुम्हें मोमोज खिलाने ले जाएगी। ठीक है, रिशु ने अपना सर झुकाकर हाँ कहा। जब यशिका का ध्यान उस पर नहीं था, तब रिशु ने उसका पेरेंट्स लेटर छिपा लिया था जो उसे स्कूल से मिला था। उसने लेटर को यशिका को नहीं दिखाया। फिर उसने अपना सर उठाया और हंसते हुए कहा, मम्मी चलो घर चलते हैं। यशिका नहीं जानती थी कि रिशु ने उससे क्या छिपा रखा है। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। डिनर करने के बाद रिशु ने बर्तन साफ कर दिए थे। किचन में एक स्टूल पर खड़े होकर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन साफ किए। वो अपनी मम्मी की हेल्प ऐसे करता था जिससे लगता ही नहीं था कि वो 6 साल का एक छोटा सा बच्चा हो। यशिका ने शेल्फ में ढूंढा और उसे वहां एक पुराना सा फोन मिल गया। उसने फोन में सिम कार्ड लगाया और फोन चालू किया। उसने देखा रिशु के किंडरगार्टन स्कूल की टीचर के फोन पर कई मिस कॉल थे। यशिका ने टीचर को वापस कॉल किया। टीचर ने यशिका को सफारी स्प्रिंग ट्रिप के बारे में बताया। पेरेंट्स लेटर तो कुछ दिन पहले ही बच्चों को दे दिए गए थे, पर अभी तक रिशु ने उन्हें वापस से स्कूल में सबमिट नहीं किया था। इसीलिए उस टीचर ने यशिका की परमिशन के लिए उसे फोन किया था। यशिका हिल गई क्योंकि उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उसने रिशु का बैग देखा और वो फॉर्म वहां मिल गया। माफी मांगते हुए यशिका ने टीचर से कहा, मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह रही हूँ, पर रिशु बाकी बच्चों के साथ सचमुच वहां जाना चाहता है। फिर इसके लिए ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? ये सुनकर यशिका ने झट से कहा, नहीं नहीं, मैं इस फॉर्म के साथ कल पैसे जमा कर दूंगी। यशिका ने घबराते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखकर साइन कर दिया। मानव के ऑफिस में। मानव ऑफिस में नहीं था। अरुण डॉक्यूमेंट्स को मानव के टेबल पर रखने आया था। उसने शिखा को वहां देखकर सर झुकाते हुए उसका स्वागत किया। मैम, उसने कहा। ऑफिस में इधर उधर देखते हुए शिखा ने उससे पूछा, सीईओ कहाँ है? वो अभी ऑफिस में नहीं है, अरुण ने कहा। तो वो कहाँ गए हैं? दोपहर में मानव एंटरप्राइज और धीरज एंटरप्राइज के बीच एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है,
तो वो कब वापस आएंगे? मुझे नहीं पता, अरुण ने कहा। ठीक है। फिर उसने टेबल पर रखे हुए कुछ फाइल्स की ओर देखा। उसने इशारे से अरुण से पूछा, ये क्या है? थोड़ी देर बाद अरुण ने उसे ये बताया कि ये वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है जो बॉस ने कल उसे कलेक्ट करने के लिए कहा था। ये इन्फॉर्मेशन मैं देखती हूँ। ठीक है, उसने कहा। अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाकर खड़ा रहा। शिखा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो मानव के परिवार की छोटी मालकिन थी। वो सीईओ की होने वाली फ्यूचर वाइफ थी। अपने होने वाले हस्बैंड की चीजों को वो क्यों नहीं देख सकती? इसीलिए एक भी शब्द आगे कहे बिना वो डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। देखा जाए तो अरुण मानव का राइट हैंड था। वो उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था जो मानव करता था। किसी भी आम इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना उसके लिए बहुत ही आसान काम था। उसने एक दिन तक इन्वेस्टिगेशन की और सारी इंफॉर्मेशन मानव के ऑफिस तक ले आया था, पर उसने नहीं सोचा था कि शिखा वहां आ जाएगी और उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगेगी। शिखा के सामने वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट था, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। वो डॉक्यूमेंट्स को आगे पढ़ती रही। उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो एकदम सही थी। उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ पिक्चर्स भी थे। शिखा ने वो सारी फाइल्स देखी। उस लड़की के फैमिली बैकग्राउंड से लेकर डॉक्यूमेंट में उस लड़की की यूनिवर्सिटी तक का नाम मेंशन था जहां से उसने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स तक भी उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए गए थे। पहले वो कंफ्यूज्ड हो गई। ये तो साफ था कि वो एक नॉर्मल लड़की थी, तो फिर मानव ने क्यों उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता करवाया था? जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन आगे पढ़ा, वैसे ही वो और उलझन में पड़ गई। यशिका? उसे इस नाम की कोई भी लड़की याद नहीं आ रही थी। फिर उस पेज पर जाते ही उसके हाव भाव अचानक से बदल गए। उस पेज पर लिखा था कि 6 साल पहले वो एक सरोगेट मदर बनी थी। इस नाम से वो अनजान नहीं थी। उसे वो नाम याद आया। ठीक 6 साल पहले उसके और मानव की एंगेजमेंट हुई थी, पर मेडिकल डायग्नोसिस में पता चला था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इस लड़की को मानव के ग्रैंडफादर मुकेश बजाज ने सरोगेसी के लिए ही चूज किया था। शिखा को थोड़ा शक हुआ। वो नहीं समझ पा रही थी कि मानव उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों निकाल रहा था। डॉक्यूमेंट्स में आगे लिखा था कि उसका एक 6 साल का बेटा भी था जिसका नाम राहुल है। राहुल 6 साल का बच्चा मोहन की उम्र के ही बराबर का था। शिखा को आज भी याद है कि उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को एक साथ जन्म दिया था, पर प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण उसमें से दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उसने सीरियसली सारे पेपर्स देखे। डॉक्यूमेंट्स में राहुल के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। उसका दिल हिल गया। उसने सारी फोटोग्राफ्स निकाल ली। फोटोग्राफ्स में एक छोटे बच्चे की फोटो थी जिसके बैकग्राउंड में एक किंडरगार्टन स्कूल दिख रहा था। उस फोटो को देखते ही उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उसने उस फोटो को मरोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता था कि 6 साल पहले ये बच्चा मरा ही नहीं था और उस औरत ने उस बच्चे को छिपा लिया था? शिखा का दिल जैसे जम सा गया। क्या यशिका उस बच्चे की कस्टडी राइट्स को यूज करके मानव की फैमिली से कॉम्पनसेशन मांगना चाहती थी? हो सकता था वो इससे भी ज्यादा कुछ करना चाहती हो। शायद वो उस बच्चे का यूज करके मानव एंटरप्राइज में एंटर करना चाहती थी। शिखा तो सिर्फ अपने आप को मानव की फैमिली की छोटी मालकिन और मानव की होने वाली वाइफ मानती थी। उसका उन बच्चों से कोई रिश्ता ही नहीं था। आज से पहले भी माँ अपने स्टेटस को बचाए रखने के लिए अपने बेटे का यूज किया करती थी। ये सब अमीर घरों में तो ज्यादा ही होता आया है। उसके बाद क्या हुआ, जानेंगे आगे। सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा।